हम लोग बात कर रहे थे बिपिन चंद्र से इसमें, और इसमें बात कर रहे थे इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास जो है और उसके साथ जो भारत का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कौन कौन से एंगल आते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने इसका पहला पार्ट देखा है, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है, चूंकि आप देखो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है या फिर जो कांग्रेस है, आपको मैं बहुत पहले से ही बता रहा हूं, जब से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है कांग्रेस हमेशा फंड पर, लोगों के चंदों पर आश्रित रही है। हमेशा से लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते थे, इसकी मेंबरशिप लेते थे, फिर भी कुछ पैसे दिया करते थे। तो हमेशा से क्वेश्चन ये रहा है कि जो कांग्रेस है, और कांग्रेस क्या लीड कर रही है, जो फ्रीडम स्ट्रगल चला रही है, फ्रीडम स्ट्रगल भारत का, और इसमें जो कांग्रेस की जो पूरी की पूरी रणनीति है इसको इन्फ्लुएंस करने में, इसको क्या इन्फ्लुएंस करने में कैपिटलिस्ट क्लास का हाथ है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इतिहास का। और कि किस प्रकार से, क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि किस प्रकार से कैपिटलिस्ट क्लास ने क्या यह कहना उचित होगा, इज इट ट्रू कि कैपिटलिस्ट क्लास हैज इन्फ्लुएंस और हैड इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? क्या यह कहना उचित है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पॉलिसीज और प्रोग्राम को जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीवादी वर्ग है भारत का, उसने प्रभावित किया है क्या, अपने हिसाब से मोड़ा है क्या? अभी तो हम लोग बात कर रहे थे 1930 में कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ और भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष जो है फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें जो कम्युनिस्ट क्लास का पूरा रोल है, एकदम एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात होने लगती है। और ठीक उसके उलट कैपिटलिस्ट के जो पूरा इंटरेस्ट है वो सब है। फिर ऐसे में ये क्वेश्चन किस हद तक सही है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसने कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट किया, मतलब कांग्रेस की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया? तो बिपिन चंद्र इसको डिनाई करते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत आरोप है। ये गलत आरोप 2-3 कारणों से है और वो कारण देते हैं सर। कहते हैं कि देखो, पहला कारण ये है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है उस पर ये आरोप लगाया जाता है कि उसने जो 2-3 उसके ऊपर चीजें हैं कि जो स्टर्लिंग एक पैसा होता है ना, स्टर्लिंग पाउंड जिसे आप जानते हो, और रूपी का जो रेशियो है, ठीक है, और भी कई सारे पॉलिसीज हैं, जो फिस्कल पॉलिसी जिसे कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेकर के, इंपोर्ट में ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो पूरा का पूरा इश्यू होता था, जो भारत के कैपिटलिस्ट क्लास से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको क्या प्रभावित किया है नेहरूवन और जो अलग प्रकार के सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थे, उनकी पॉलिसीज थी जो, वो क्या कैपिटलिस्ट के प्रभाव में आकर के वो ऐसे चेंज करते थे जिससे कि कैपिटलिस्ट वर्ग का फायदा हो? तो बिपिन चंद्र इसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, स्टर्लिंग और पाउंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है, ये कैपिटलिस्ट क्लास के लिए कांग्रेस नहीं करती थी, बल्कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, और या फिर इवन गांधीयन वाले जो लोग हों, उनका भी हमेशा कंसर्न होता था कि पैसे पर बात की जाए, एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ध्यान में रखा जाए, इंडियन इंटरप्राइज को भी बनाया जाए। तो ऐसा नहीं था कि ये जब कैपिटलिस्ट क्लास कांग्रेस को कहती थी तभी कांग्रेस इस पर ध्यान देती थी, ये कांग्रेस का खुद मोटिव ही था। इवन जब नेहरू जैसे लोग आते हैं इसमें कांग्रेस में, उसके बाद तो पूरा का पूरा कांग्रेस का ये पूरा का पूरा उनका भी एक कंसर्न होता था कि भाई हमें पैसे को और स्टर्लिंग का जो रेशियो है वो सही रखना है, फिस्कल पॉलिसी अच्छी बनानी है। अब फिस्कल पॉलिसी अभी भारत का बनानी है गवर्नमेंट को, तो क्या वो अनिल अंबानी से पूछने जाएंगे क्या कैसे बनानी है? मेरे रतन टाटा से पूछेंगे क्या? नहीं, ये तो इंडियन गवर्नमेंट की खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि ये खुद फ्रीडम स्ट्रगल अपना चाहता है, हमारी एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, अच्छे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में नियम कानून होने चाहिए, एकदम डोमेस्टिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के लिए अच्छा होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये है। अब तीसरा क्वेश्चन, दूसरा कैसे इसको डिनाई करते हैं कि जो इंडिया में इकोनॉमी को लेकर के, इंडियन में इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के जो कंसर्न था वो आप देखो 19th सेंचुरी के, मिड 19th सेंचुरी के, यानी 1850 के बाद से ही शुरू हो गया था। यानी ये केवल
कह देना कि जो भारत का कैपिटलिस्ट क्लास है वही पैसों के बारे में, पूंजियों के बारे में सोचता है, ये गलत है। इवन दादा भाई नौरोजी जैसे जो लीडर थे, दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर भी क्या करते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी किताब लिखते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हम लोग इसको बहुत डिटेल में देख चुके हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं कि भारत का पैसा कैसे अंग्रेज लेके जा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस हमेशा से बात करती थी, इसमें नया क्या है? अब इसी बात को टूल बनाकर ये क्यों कह रहे हो कि जो है ये तो अगर कांग्रेस कुछ कर रही है तो कैपिटलिस्टों के लिए कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। अब तीसरा ये इसमें तर्क ये दिया जाता है, जो कुछ एक वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं कांग्रेस तो कैपिटलिस्टों के साथ थी या ऐसे कुछ, तो उनका एक तर्क होता है कि भाई जो कांग्रेस है वो क्या लेती है, चंदा लेती है या फंडेड बाई, ऐसे कह देते हैं, फंडेड बाई बिजनेसमैन। ठीक है, तो देखो विपिन चंद्र राइट्स, ठीक है, विपिन चंद्र राइट्स की ठीक है, ये सही है, लेकिन उस समय की आप सिचुएशन देखो, उस तरफ की आप सिचुएशन देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने प्रोग्राम्स चलाने हैं। क्या चलाने हैं? प्रोग्राम्स चलाने हैं। उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, नो डाउट। ठीक है, इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, इतने सारा लोग आ रहे हैं, इतनी मीटिंगें हो रही, इतने पंपलेट छापे जा रहे हैं, तो उसमें पैसे चाहिए। दूसरा आप ये देखो कि ठीक है, अगर मैंने उनसे पैसे लिए, आपको पता है वो पैसे दो चीजों के लिए लिए जाते थे, एक प्रोग्राम के लिए और बाद में इलेक्शंस के लिए भी लिए गए हैं। जो इलेक्शन हुए हैं प्रोविंशियल इलेक्शन, तो उसमें जो कैपिटलिस्ट वर्ग होता था कुछ डोनेशन देता था कि भाई जाओ इलेक्शन लड़ो। ठीक है, तो अब वही एक पॉइंट लोगों को मिल जाता है। फिर भी इसको प्रोटेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, इफ यू आर, मतलब आपका वो वाला व्यू भी हो सकता है, यू आर फ्री टू हैव योर आइडियोलॉजी, आप इसके अगेंस्ट में भी अपना व्यू रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो उधर से भी पूछा जा सकता है कभी कि कांग्रेस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कैपिटलिस्ट क्लास कमेंट, तो वैसा लिखना है तो इसी चीज को उल्टा लिख देना आप। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं, कैपिटलिस्ट क्लास है जो है वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ही चला है, उसकी भी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति पूरा का पूरा एम्पैथी और सिंपैथी था। तो ये बात है कि भाई उस समय सिचुएशन देखो, इलेक्शन कराने के लिए फंड की जरूरत है, और भारत में क्या है, भारत की इकोनॉमिक दुर्दशा है एकदम, भारत में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है नहीं, अपना कोई इंडिजीनियस चीज तो है नहीं। तो जो भी जो दो चार वर्ग होता है, चाहे वो JRD टाटा हो, चाहे वो पुरुषोत्तम दास हो, ठीक है, बिरला फैमिली हो, तो इन्हीं लोगों का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था, तो इसलिए ये पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो आरोप लगाया जाता है वो ये है कि कांग्रेस के जितने भी मूवमेंट्स हुए, चाहे 1905 का मूवमेंट हो, चाहे 1922 का हो, 20-22 का हो, ठीक है, या 1930 से 32 का हो, या फिर और भी कई सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो, इसको सबको कैपिटलिस्ट क्लास ने इन्फ्लुएंस किया है, इतने सारे मूवमेंट्स को। तो फिर मतलब ये लॉन्च कब होंगे और इनको विड्रॉ कब किया जाएगा, ये हमेशा कैपिटलिस्टों से पूछ करके किया गया। तो इसको भी डिनाई किया है इतिहासकारों ने, इसको कहा नहीं, कांग्रेस में इतने पढ़े लिखे नेहरू जैसे बुद्धिवादी लोग हैं, दे हैव देयर इंटेलिजेंसिया वर्ग है, एक लॉयर्स हैं सब, वो एकदम प्रोग्राम बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ये आरोप सही नहीं है। ठीक है, इवन जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलता है, बॉयकॉट मूवमेंट को कैपिटलिस्ट क्लास जो है समर्थन करता है। 1922 में थोड़ा पुरुषोत्तम दास जो है नॉन कॉपरेशन के समय थोड़ा असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन 1930-32 में और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद एक और होता है 1942 में जो नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, ये समय, इस सारे समय पर कैपिटलिस्ट क्लास फिर से क्या होता है, जो पूंजीवादी वर्ग होता है भारत का, वो कहता है कि नहीं, कांग्रेस पढ़ी लिखी है, अल्टीमेटली इन सबका डिसीजन जो है वो कांग्रेस के द्वारा ही लिया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है कि नहीं, ये इन्फ्लुएंस नहीं था उनके द्वारा, क्योंकि बाद में आप देखो कि जब आप पूर्ण स्वराज देखो, पूर्ण स्वराज 1929 में, तो नेहरू खुद कहते हैं कि अब जो है नेहरू की पॉलिसीज आप देखो, उसमें पूरा का पूरा सोशलिस्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। तो ऐसे सोशलिस्ट नेहरू जो गरीबों और किसानों की बात करते हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और इवन अगर इनकी बात मान भी रहे हैं, तो अब आपको सामने ये प्रश्न है
कि फिर ये प्रूव करो कि कैपिटलिस्ट क्लास नेशनल मूवमेंट के साथ चल रहा था। तो इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे कोटेशन देखे हैं, कई सारे स्टेटमेंट देखे हैं इन द बुक। उसमें दिया गया है कि कैसे जीआरडी टाटा और कैसे पूरा का पूरा सभी लोग मिल करके एक नेशनल स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे फिक्की बनाया जाता है ना, फिक्की के बारे में हम लोगों ने देखा है। अभी अब आप देखो कि 1930 के बाद भारत में रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब रेडिकलाइजेशन की बात शुरू होती है, और वो रेडिकलाइजेशन कौन लेकर के आता है? एक सोशलिस्ट व्यूज होते हैं, दूसरे कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। ये लोग कांग्रेस को एकदम रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल को। अब उसके बाद में रेवोल्यूशनरी भी कुछ होते हैं। अब ऐसे में जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको बहुत ही संभल कर चलना है, क्योंकि कैपिटलिस्ट के सामने एक ये है, बीच में भारत का कैपिटलिस्ट है, मतलब भारत का कैपिटलिस्ट की बात मैं कर रहा हूं, और इधर कौन है? इधर है इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस, मतलब इधर कॉलोनिज्म वाली बात है। तो कैपिटलिस्ट क्लास के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तो ना इनके एग्रेशन को झेल सकते हैं, क्योंकि भाई इनके एग्रेशन में कभी कैपिटलिस्ट का वेलफेयर है ही नहीं, क्योंकि ये किसकी बात करने वाले हैं? वर्कर्स की और पीजेंट की, ठीक है। ये एंटी के इनका पूरा कैपिटलिस्ट व्यू होता है। दूसरा, इनको क्या है? इनके टेम्पटेशन में भी नहीं फंसना है। दूसरी तरफ से इनको लालच भी दिया जाएगा ना कैपिटलिज्म की, कि आ जाओ तो मेरे लॉयल बन जाओ, ठीक है, मेरे साथ काम करो, ऐसी पॉलिसीज आओ, ऐसे ये करो वो करो, ठीक है, ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट साथ में मिलकर शेयर बनाते हैं, ये करते हैं। तो देयर आर वेरियस इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि इंपीरियलिस्टिक फोर्स भारत के कैपिटलिस्ट वर्गों को इन्फ्लुएंस करना चाहेगा। लेकिन फिर कई सारे स्टेटमेंट हैं गिवन इन द बुक कि ये लोग मानते नहीं है, कैपिटलिस्ट हमेशा इनके टेम्पटेशन से बचते रहते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जेआरडी टाटा, पुरुषोत्तम दास और ये पूरा का पूरा बिरला फैमिली, इन लोगों का काफी कंट्रीब्यूशन है। और उसका सबसे मोनुमेंटल एग्जांपल है 1944 है, ऐसा 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया जाता है। क्या बॉम्बे प्लान? आप देखो, बॉम्बे प्लान जो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाया जाता है, लगभग उसी दौरान वर्ल्ड वार समाप्ति की ओर होता है। इसका पूरा का पूरा खाका आप देखो अगर, तो इसमें एग्रीकल्चरल के ट्रांसफॉर्मेशन पर बात की जाती है। अब देखो ये प्लान कौन बना रहा है? कैपिटलिस्ट वर्ग बना रहा है। और इसमें बात क्या कही जा रही है? एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की। दूसरी इसमें क्या बात कही जा रही है? पहली बात एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, दूसरी बात इसमें फोकस की जा रही है इंडस्ट्री को भी फोकस करना है। तो इसमें थोड़ा आपको सोशलिस्ट व्यू देखने को मिलता है, सोशलिस्ट व्यू, हालांकि पूरा नहीं देखने को मिलता है, आई एम रिपीटिंग इट, इसमें पूरा सोशलिस्ट व्यू नहीं देखने को मिलता है कि सारी जो है किसानों की अच्छाई की बात की जाए। लेकिन फिर भी मोर और लेस कम से कम भारत का कैपिटलिस्ट क्लास आया तो जो भारत की चिंता तो कर रहा है, और ये चिंता कर रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। मतलब ये, अब यहीं पर आप समझ जाओ, अगर बॉम्बे प्लान 1944 में बनाया जाता है और इसमें कहा जाता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसी सिचुएशन रहेगी, इसका मतलब ये है कि इनके लिए भी पहले क्या जरूरी है? इंडिपेंडेंस जरूरी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस जरूरी है। एक स्टेटमेंट में आपको बोल करके एक बुक में दिया गया है इन चैप्टर नंबर 29, ठीक है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक है स्टेटमेंट बाय जीएल मेहता, द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, 1943 में कहते हैं कि अ कंसिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म्स वाज मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट सोशल अपहीवल। मतलब रिफॉर्म्स करना है, तो आप ये देखो कैपिटलिस्ट क्लास भी रिफॉर्म्स पर विश्वास करता है। उसके बाद में बॉम्बे प्लान आया, उसमें कहा गया whatever is sound and feasible in the socialist movement, how for socialist demand could be accommodated without capitalism surrendering any of its essential features। अगर हमें सोशलिज्म को फुलफिल करना है, मतलब गरीबी को हटाना है, तो ये हैंड इन हैंड होगा। जो भारत का कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो भारत का पूंजीवादी वर्ग है, वही अपना पैसा लगाएगा, वही प्रोग्रेस होगा, तो भारत से क्या होगी? गरीबी हटाई जाएगी, लोगों को खाना मिलेगा, लोगों को कपड़ा मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जीडी बिरला कहते हैं, जीडी बिरला साहब, घनश्याम दास बिरला, द सल्वेशन ऑफ कैपिटलिज्म, क्या कहते हैं? द सल्वेशन ऑफ कैपिटलिज्म डज नॉट लाई इन द ज्वाइनिंग हैंड्स विद द रिएक्शनरी एलिमेंट्स। जो सल्वेशन है,
जो भारत के कैपिटलिस्ट क्लास की जो आजादी है, उनका जो सफलता है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि जो रिएक्शनरी एलिमेंट है, रिएक्शनरी एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो ब्रिटिश वाले होते हैं, तुरंत रिएक्शन देने लगते हैं, या फिर जो प्रो इंपीरियलिस्टिक लोग हैं उनके साथ नहीं, बल्कि दोज हु थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वांट टू चेंज द एनवायरनमेंट फॉर अ नेशनल वन। बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास का जो डेवलपमेंट है, जो उनके इंटरेस्ट हैं फुलफिल किसके साथ होते हैं? जो लोग नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप ये जानो कि जो है कैपिटलिस्ट क्लास रिएक्शनरी के लोगों के साथ नहीं जाती है। रिएक्शनरी कौन होते हैं? जो प्रो इंपीरियलिस्टिक होते हैं, मतलब कॉलोनियल फोर्सेस, उनके टेम्पटेशन में नहीं फॉल करते हैं। और इसी में पूरा किताब में दिया गया है, चैप्टर नंबर 29। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी हम बात करेंगे इन चैप्टर नंबर 30, तो वो देखेंगे। उसके बाद कम्युनलिज्म तो बिपिन चंद्र सर हेड्स ऑफ कम्युनलिज्म पर पहली बार किसी इतिहासकार ने इतना एक्सटेंसिव लिखा है, तो वो भी हम देखेंगे।